हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली एमर्स। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज 26 जनवरी है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी 77th रिपब्लिक डे। आई विश कि आपके आने वाले फ्यूचर्स रिपब्लिक डे आपके ट्रेनिंग एकेडमी में सेलिब्रेट हो और होपफुली कभी आपको कर्तव्य पथ पे या लाल किले पे भी परेड में शामिल होने का मौका मिले। ठीक है, अब चलो काम की बात पर आते हैं। पर्टिकुलरली देखो, अब ये वीडियो का पर्पज़ क्या है। हमारा जो CDS 1 2026 आपका जो पेपर होने वाला है, वो पेपर आपका होने वाला 12 अप्रैल को, और आज 26 जनवरी है। तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 2 महीने और 15 दिन लगा लो, 15 दिन बचे हुए। ठीक है, तो इट्स वेरी हाई टाइम कि गियर शिफ्ट करने का टाइम आ गया है। पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, करना स्टार्ट कर दो आप, और कर ही रहे होगे। डेली मिनिमम 6 आवर से लेके जितना आप लंबा खींच सकते हो, 8 से 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, CDS NDA वगैरह ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं ना, कि अगर आपने लास्ट 6 महीने 8 महीने सितंबर में ख़त्म हुआ था 2025 में आपका CDS 2। ठीक है, अगर आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं भी करा है, ठीक है, क्योंकि बीच में ब्रेक्स होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, किसी का कॉलेज चल रहा है, जॉब चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, ये सबके साथ है अप्स एंड डाउन। लेकिन अगर लास्ट 2 महीने भी अगर जम के और रगड़ के मेहनत कर दिया ना, क्योंकि जो लास्ट में हमारा एफर्ट और मैटर करता है, ठीक है। तो अगर सिलेबस का ओवरव्यू आपको पता है, PYQs को आपने एनालाइज करके रखा हुआ है, तो साल भर से ज़्यादा ये जो लास्ट के 2 महीने की जो मेहनत होगी ना, वो आपको कट ऑफ पार करवाएगा। ठीक है, ऑनेस्टली एंड डेडिकेटली अगर आप फॉलो करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो ज़रूर कट ऑफ क्लियर होगी। अब देखो, हम कैसे हेल्प करने वाले हैं आपकी इस प्रिपरेशन में, ये जो 2 महीने बचने वाला है, उसी के लिए हमारा इस वीडियो में हम उसी जो हमारा एवरग्रीन टेस्ट सीरीज बैच है, वो हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने लॉन्च किया था ये, और होपफुली हमें अच्छा रिस्पांस मिला था। तो इस बार भी अब हम टाइम को देखते हुए कि 2 महीने और ये 2 महीने 15 दिन बचे हुए, तो हम लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन इस बार हम एक स्टेप आगे जाने वाले हैं, और कैसे जाने वाले हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं है। ये वीडियो ना वो हर एक एस्पायरेंट के लिए ज़रूरी है जो CDS 1 2026 के पेपर में अपीयर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये कैसे अलग है किसी और टेस्ट सीरीज वगैरह से, या इस वीडियो का जो एनालिसिस है, कि कोई भी अगर बंदा अगर अकेले खुद से भी वो पढ़ना चाहता है, तो उसको किस किस हर एक सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक है जिसको वो छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो हम कैसे करने वाले हैं उस पर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, अदर्स कोचिंग या कोई भी फलाना ढिमकाना XYZ जो भी हो, या फिर आप कोई एस्पायरेंट भी हो, एक स्मार्ट एस्पायरेंट और एक यूज टू एस्पायरेंट और एक नए एस्पायरेंट में सबको पता है कि सबसे पहले सिलेबस देखना है, क्या पढ़ना है, बुक लिस्ट सबको पता है, चैप्टर सबको पता है। लेकिन होता क्या है कि सिलेबस लिस्ट को फॉलो करना तो ईजी है ही, कि सिलेबस है उस लिस्ट को फॉलो करना है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, या फिर मेरा या हमारा क्या नज़रिया है, कि UPSC के थिंकिंग पैटर्न को आप देखो। UPSC ना कैसे सोचती है, कैसे सवाल पूछती है, क्यों पूछ रही है, कैसे पूछ रही है, उसके पूछने का पर्पस क्या है, पूछ रही है तो क्या ट्विस्ट है, क्या वो नॉट करेक्ट, करेक्ट नॉट करेक्ट, असर्शन, रीज़न, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट, कैसे कैसे क्वेश्चंस का उनको पूछने का तरीका, जो उसको पकड़ना हमारा ये इस टेस्ट सीरीज का मकसद रहेगा। ठीक है, देखो UPSC थिंकिंग पैटर्न को कैसे पकड़ सकते हैं। सबसे पहले देखो, अभी बाकी के जो नॉर्मल कोर GS सब्जेक्ट है उसकी तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कंप्यूटर से। पता है, कंप्यूटर एंड अप्लाइड टेक, या जो भी आप बोल लो, आपने नोटिस किया है या नहीं किया है, पिछले 2 या 3 साल में CDS का पेपर, इवन CAPF के पेपर में भी कंप्यूटर के सवाल आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो आ रहा है, पहले एक किसी किसी एग्जाम में शायद एक दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अब उसका वेटेज और फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। 5-6 क्वेश्चन पूछने लगे हैं, 4-5 क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आने लगे आपके CDS में। अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, कि और जो भी यहाँ पे बात होगी ना, वो आपके सामने सब कुछ दिखाया जाएगा कि सही में, कि हम ऐसी कुछ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। एनालाइज करके काफ़ी टाइम लगा है हमें ये पूरा एनालिसिस करने में। तो अभी वो आपका वर्थ रहेगा कि नहीं, वो आप बाद में डिसाइड करना। तो देखो, कंप्यूटर में क्या है, जब हमने एनालाइज किया तो पिछले 2-3 सालों में ना कंप्यूटर और टेक से रिलेटेड अब क्या है, कि यार वो कैश मेमोरी वगैरह,
है ना, जो हम बचपन में पढ़ते थे कंप्यूटर के बेसिक्स वगैरह में, CPU की फुल फॉर्म वगैरह, तो वैसे ही बहुत सारे फॉर्टेन वगैरह का फुल फॉर्म, ये सब वाले क्वेश्चन पूछने लगे, है ना, कौन सा मालवेयर, आजकल रैंसमवेयर वगैरह के डिटेल्स के बारे में। तो एक तरह से देखा जाए ना, तो अब आपको ना कंप्यूटर पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल्स और जो भी अगर अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी भी तो चाह रहा है कि आजकल के इस भागते दौड़ती ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिन भर हम एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई, इतना ज़्यादा जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी तो पता है, तो उनको भी तो वो भी तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि कुछ तो कुछ इनको थोड़ा बेसिक्स आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बस ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या कुछ बस ऐसे ही किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ किए जा रहे हैं, है ना। तो यही है। तो कंप्यूटर एंड टेक का देखो, अब जो नॉर्मल स्टूडेंट रहेगा यार, वो तो खैर पढ़ ही रहा है, जो सिलेबस है, जो कोर सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो तो पढ़ ही रहा है ना। उनके भी पूछने का तरीका तो खैर इवॉल्व होता ही जा रहा है, टफ होता ही जा रहा है ना। कभी मॉडरेट हो रहा है, कभी टफ हो रहा है, कभी सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहा है, कभी फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है, अगर उससे मान के चलो कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, एक क्वेश्चन अगर 0.83 मार्क्स का ही है, तो आप मान के चलो कि अगर 4-5 मार्क्स भी अगर आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अगर कंप्यूटर को थोड़ा सा ध्यान दे दो, या कंप्यूटर के थोड़े बेसिक्स वाले क्वेश्चंस को लगा के चले जाओ, अटेम्प्ट करके चले जाओ, है ना। बहुत सारे ऐसे बुक मिल जाएंगे आपको मार्केट में। लूसेंट की एक बुक आती है, लूसेंट जीके में एक कंप्यूटर का सेक्शन रहता है, छोटा सा ही, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कंप्यूटर जीके, आप वहाँ से भी देख सकते हो, है ना, कि बेसिक बेसिक उसमें एकदम कॉन्सोलिडेट किया गया हुआ है कि क्या क्या मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, बेसिक लैंग्वेज क्या होता है। तो वो सब आप पढ़ के जाओ, और वो चीज़ मतलब इस बार आपको करके ही जाना है, अगर आपको अगर कट ऑफ से क्लियर करना है और स्मार्टली आगे बढ़ना है तो। ठीक है, देखो कहाँ ये कंप्यूटर के, देखो सबसे पहले देखो CDS1 2025 के क्वेश्चन देखो आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फायरवॉल का पर्पस पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, अब कौन से, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सवाल बहुत कॉमन या नॉर्मल से ही हैं, और कुछ कुछ सवाल ऐसे भी है कि जिनके पीछे सही में थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट हैं शामिल, है ना, कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर में इसमें से कौन सा है या नहीं है ना। फॉर्मेट के बारे में देखो, जो हम भी इतना दिन भर फ़ोन वोन चलाते रहते हैं, हमें भी पता है ना, MP4 MKV में वीडियोस देखते हैं, JPG PNG में इमेजेस रहता है। ठीक है, तो इमेज टर्म को क्या होता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नहीं है। 2025 में देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आ गए। फिर ये देखो CDS2 2025 में फिर देखो आपको एक क्वेश्चन देखो, यही मशीन लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर पोर्ट्स वगैरह क्या होते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन फिर देखो CDS2 2025 में, तो 5 क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है। और ऐसा नहीं है, ये देखो CAPF 2025 में भी हमारे 5 क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 1 2 जो टेक्निकल क्वेश्चंस भी कुछ कुछ हैं, जैसे रजिस्टर डाटा फॉर्मेट, है ना, ये थोड़ा आपका ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। ये थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, GIS क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं, है ना। जब हमने एनालिसिस किया था CAPF 2025 का, तो ये ऑलरेडी हमने इसके बारे में, ये आपकी जो फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की एक प्रैक्टिकल टेक्स्ट बुक आती है, वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो वहाँ से उठा के दे रहा है, लेकिन इनका पूछने का ब्रॉडर थीम क्या है कि टेक्निकल एस्पेक्ट एस्पायरेंट को पता हो। ठीक है, तो यही इस चीज़ का भी पर्पज़ है। तो कंप्यूटर का जब हमने एनालाइज़ किया 2024-25 में, तो हमने पाया कि ये कैसे कैसे सवाल पूछ रही है ना। फिर देखो CAPF 2025 में अच्छा और भी क्वेश्चन थे, तो एक तरह से आप देखो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको पूछा गया, है ना। 1 GB में कितना बाइट्स होता है, कितना किलोबाइट होता है ना। स्मॉल मेमोरी, फास्ट मेमोरी क्या होती है ना। वोलाटाइल रैम रोम के बारे में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब वैसा टाइम नहीं रहा, देखो 2024 में भी उन्होंने पूछना स्टार्ट किया था। ठीक है, इवन 2022 में भी देखो क्वेश्चन पूछते थे वो, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, MS विंडोज़ वगैरह, जो हम दिखते देखते रहते हैं उसी के बारे में वो पूछना चाह रहा है, वो आपका आकलन करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर सकते हो। आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं है ना कि कंप्यूटर से प्रॉपर 10 क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे, है ना। पहले जैसे इकोनॉमिक्स का होता था, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे, लेकिन अब एक इकोनॉमिक्स रिकॉग्नाइज्ड कोर कंसेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया है कि एक तो पहले CDS और CAPF का किया, उसके बाद देखो हमने EPFO का भी क्वेश्चन इसमें बताया, है ना, कि इस बार देखो 2025 वाले क्वेश्चन को भी लगाया है, और पाया है कि ना कि कैसे कैसे कोर थीम्स में बांटा गया है। ठीक है, इसमें EPFO में एक हमेशा से अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते ही है ना, 8-10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हर साल, जैसे जैसे उनका मन करता है UPSC उठा के देती है। ठीक है, 2025 में देखो वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में, नॉर्मल प्रिंटर विंटर जो हम यूज़ करते हैं, है ना, टेक्निकल एस्पेक्ट में, उसके बारे में पूछा गया।
ठीक है। अर्थ ALU हो गया है ना, CPU के बारे में। और ये देखो ये स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS है ना, SMPS फ़ैन वगैरह, अगर आपने स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह बनाया हो तो आपको SMPS फ़ैन के बारे में पता होगा। USB के बारे में देखो, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसके बारे में पूछ दे रहे हैं है ना, फुल फॉर्म वगैरह। तो है बेसिक्स क्वेश्चन, तो आप अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपका कंप्यूटर डन हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के बारे में, लैन वैन एंड मैन क्या होता है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम क्या करने वाले, जब हमें पता है कि कंप्यूटर जब FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वहाँ पे अभी वो CDS वाले क्वेश्चन में भी था ये, देखो तो EPFO में भी आया हुआ है। तो जब हमें पता है तो हमने इसको एनालाइज करके बताया ना कि एक कोर थीम में, है ना, सॉफ्टवेयर कोर थीम जब हमने निकाला तो इसका एक कोर थीम बन रहा है कंप्यूटर अवेयरनेस, और वो CDS CAPF NDA को ध्यान में रख कर बनाया गया है। और ये पता चल रहा है कि जो फंडामेंटल्स एंड आर्किटेक्चर टाइप के क्वेश्चन हो गए, लॉजिक गेट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है। ये जितने भी टर्म है ना, आई रिपीट कि ये ऐसा नहीं है कि बस हमने अपने मन से बना के और आपके सामने प्रेजेंट किया, ये आफ्टर गोइंग थ्रू 2024 एंड इवन जो भी हमने अभी क्वेश्चन दिखाया उसका एनालाइज करके, आप कहीं से भी देखना अभी PYQ में आपको वो रिपीट मिलता चल जाएगा, कैश मेमोरी, हायरार्की, ये वाला रजिस्टर। तो ये सारे ना PYQ का ही क्रक्स है। तो आपको ऐसे ऐसे कोर थीम के बारे में करना है। आप कुछ नहीं तो जो भी आप बुक या सोर्स को फॉलो करोगे या ऑनलाइन सोर्स को भी फॉलो करोगे, तो आप उसके कंटेंट में जाके ना ये जो कम से कम 8 कोर थीम है ना, ये 8 के 8 कोर थीम के बारे में ज़रूर थोड़ा थोड़ा बेसिक ओवरव्यू लेके जाओ, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है। और हमारा मकसद यही है कि कैसे आप कम मिनिमल टाइम में मैक्सिमम कितना आउटपुट गेन कर सकते हो। ठीक है। और वो कहाँ से पता चलेगा, UPSC ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, UPSC जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से पता चलेगा। ठीक है। प्रोग्रामिंग के बारे में है ना, जावा वगैरह क्या होता है, फिर उसके बाद पाइथन लैंग्वेज है ना, 3rd जनरेशन लैंग्वेज, 4th जनरेशन, 2nd जनरेशन लैंग्वेज, ये सब वाले क्वेश्चन है ना। नेटवर्क इंटरनेट के बारे में, साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में अभी देखा, जो मालवेयर रैंसमवेयर के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हो गए 6 इधर फॉर्म कोर, और ये 2 फॉर्मेट इधर मल्टीमीडिया एंड फॉर्मेट्स के बारे में। ठीक है। तो आपको स्किप नहीं करना है ना, इग्नोर नहीं करना। और इसके साथ साथ ना कभी भी करंट अफेयर्स जब भी अगर आप पढ़ते हो तो आपको करंट अफेयर में कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट मिलते हैं ना। इंडिया कुछ ऐसा लॉन्च करने जा रहा है ना, इंडिया AI मिशन है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कभी सुपर कंप्यूटर वगैरह न्यूज़ में रहते हैं ना, परम 2000 ऐसे ऐसे करके आप सुनते हो। तो उसके बारे में थोड़ा सा आदत डालो कि टेक्निकली हम थोड़ा सा मतलब साउंड भी रहें और प्रिपेयर्ड भी रहें। ठीक है। देखो और हम क्या कर रहे हैं अब, हम बताना चाहते हैं कि हम जो टेस्ट सीरीज वगैरह में हम कैसे हेल्प करेंगे, या क्या कैसे वर्क कैसे करेगा हमारा टेस्ट सीरीज। तो हमने अभी बताया ना, ये कंप्यूटर का मैंने अभी बस अभी डेमो आपको थोड़ा सा दिया। मैं क्या हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले ना जो भी रीसेंट, मतलब एक तरह से अगर हम पहला स्टेप ये कर रहे हैं कि जो भी रीसेंट 2024 या 2023 भी मान लो, या लास्ट 2 साल या 3 साल के क्वेश्चन के पेपर को हम पहले उठा रहे हैं। कहाँ के, CDS CAPF है ना, NDA, जियो साइंटिस्ट है ना, उसके बाद फिर आपका CISF LDC है ना, फिर उसके बाद अगर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो GS के, मतलब जो भी UPSC कंडक्ट करवाती है जो रेलेवेंट हो, उनके 2024-25 क्वेश्चन को उठा रहे हैं। ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन को एनालाइज करके ना कोर थीम, अभी हम सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे। मैंने बोला ना ये वीडियो सभी के लिए, हर एक एस्पायरेंट के लिए बहुत ही बड़ा रामबाण सिद्ध होने वाला है, मार्क माई वर्ड। तो देखो कोर थीम हम पहले पिक कर लेंगे क्वेश्चन से, है ना, कि कोर थीम आ गया। कुछ साइंस का कुछ है कि सरफेस टेंशन या सरफेस इन्वर्जन, सॉरी ज्योग्राफी में सरफेस इन्वर्जन है। ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर हम कुछ करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि अर्थक्वेक एंड वोल्केनो चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद पता चलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा ज़्यादातर पूछा जाता था, है ना, ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही वेटेज रहा है जब भी अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं रिसेंट में। लेकिन इस बार 2025 के CAPF में क्या हुआ कि इस बार इन्होंने अनएक्सपेक्टेड होके माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछ लिया। ठीक है। तो अब अगर रिपीट कर रहा है तो भाई चांसेस है ना कि रिपीट हो सकता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गए। तो ऐसे ही हम हर क्वेश्चन को पहले उठा के कोर थीम में बांटेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे ना कि कौन सा थीम कॉमन है ना, कॉमन है जो CDS में भी आ रहा है, CAPF में भी आ रहा है, और NDA में भी आ रहा है, या फिर अदर एग्ज़ाम में भी आ रहा है। ठीक है। तो अगर कोई कॉमन थीम ऐसा है जो तीनों एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो इससे पता चल रहा है ना हमें कि उसको मोस्टली या हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे हम, मोस्टली हाई प्रायोरिटी पे दे, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा
ऊपर रखेंगे, हम करेंगे, करके जाएंगे, ठीक है। और अगर रिपीट हो रहा है तो भाई ये तो हमारा बनता है टास्क ना, कि हम उस कॉन्सेप्ट को उस साल में या पिछले 2-3 साल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का तो है ना कि वो पूछा भी जा सकता है इस बार। तो ये होगा। और फिर ब्रॉडर टर्म में हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने तो बोला कि 2024-25 को मैं दिखाऊंगा भी अभी। अब ब्रॉडर टर्म में क्या करेंगे कि लास्ट 10 साल या लास्ट 5 से 10 साल का भी हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। 5 से 10 साल का एनालाइज करने वाले हैं, और उसके बाद कोर थीम हम निकालने वाले हैं, ठीक है, कि कोर थीम क्या है जिसको आपको बिना छोड़े जाना ही नहीं है। वो होगा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो लास्ट स्टेप क्या होगा। अब इन्हीं रिपीटेड थीम्स में यूपीएससी जिस स्टाइल से क्वेश्चन पूछती है ना, यूपीएससी स्टाइल जो पैटर्न को फॉलो करती है, उसी पैटर्न पे हम अपने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन को लॉन्च करेंगे, ठीक है। या क्वेश्चन आपको वैसे ही प्रोवाइड होंगे, वो मैं कुछ कुछ सैंपल आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो आप खुद सोचो, अगर हम जो ये काम कर रहे हैं कि 2024-25 के पहले कोर थीम को उठा रहा है ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाके 5 से 5 साल या उससे भी थोड़ा और पीछे जा रहा है, और उसके बाद एनालाइज करके उस थीम पे क्वेश्चन हम बना रहे हैं, और उसी पैटर्न को कोशिश कर रहे हैं यूपीएससी के थिंकिंग पैटर्न को मैच करने का, है ना। यूपीएससी का क्या होता है कि वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर नहीं तो फिर असर्शन रीजन पूछेगा। हाँ, और एक चीज़, असर्शन रीजन में सबको लगता है कि पहला वाला ऑप्शन लगा दो तो सही हो जाता है, वो चीज़ भी ध्यान रखना है ज़्यादा। हालांकि ये भी बात सही है कि पहला वाला ऑप्शन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम में सही होता है, 70% चांसेस है कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। एलिमिनेशन कैसे वर्क करेगा, है ना, एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा। तो फिर यही है कि यही हर एक थीम जो भी हम पिक आउट करेंगे, उसी हर थीम के कुछ आपको मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन, और कुछ हम डेलिबरेटली टफ भी बनाएंगे, क्योंकि यूपीएससी भी तो ऐसा करता है। और डेलिबरेटली टफ कराएंगे ताकि आपको ना पेपर के दिन, जिस दिन आप अटेम्प्ट करने जाओ, तो आपको शॉक ना लगे, है ना, कि शॉकिंग, अरे यार ये यूपीएससी ने कैसे पूछ लिया, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ओवरऑल हमारा यही क्रक्स है कि हम इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, इसलिए हम इस टेस्ट सीरीज को एक तरह से सिलेबस ओरिएंटेड ना होकर यूपीएससी के थिंकिंग पैटर्न को, या यूपीएससी के स्टाइल के जो पैटर्न को फॉलो करके, उसके पैटर्न को फॉलो करके ये ओरिएंटेड रहेगा हमारा टेस्ट सीरीज, ठीक है गाइज। अब देखो टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग क्या है, कैसे है, आपको सेक्शनल टेस्ट कितने मिलने वाले हैं, कितने टाइम टेबल क्या है, प्राइसिंग क्या रहेगी, ये भी हम बीच में बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं अभी फॉर द ग्रेटर बीइंग ज़्यादातर लोगों के लिए बात करूँगा कि चलो आप हर एक शॉर्ट में हर एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या थीम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का हमने देख लिया, है ना। कंप्यूटर का ये वाला मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ मतलब समझ लो कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, ठीक है। अब देखो, हाँ देखो, मैंने बताया था ना, अब जैसे कि हमने बताया है ना कि ये 8 कोर थीम इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में। तो उसी थीम से देखो हमने भी अपना फ्रेम करके ऐसे ही आपको सैंपल में दिखाया कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे हो सकता है यार वो BIOS क्या होता है, तो इसका बहुत आपने स्कूल में बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा, सबको देख के ही बता देंगे। लेकिन जो थोड़ा टेक्निकल ग्राउंड से नहीं है या बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको हो सकता है दिक्कत हो। तो इसका क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। अब लेकिन देखो ये कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है आउटपुट सॉफ्टवेयर, जल्दबाजी में ये भी हम क्लिक करके आ जाएंगे। लेकिन इसका क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर देखो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने फ्रेम करने की मतलब यहाँ देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द फिजिकल इक्विपमेंट, जो भी हमारा कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, वो क्या है, CPU है, वो हमारा क्या है, हार्डवेयर है। वो फिजिकल जो हमें दिख रहा है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। और जो नहीं दिखता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मेक हार्डवेयर टू इट्स जॉब। तो एक तरह से क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम टॉप जब हम सेक्शनल टेस्ट भी एक हम इसका कंप्यूटर का करवाएंगे, उसमें हम ट्राई करेंगे कि 60 से 100 क्वेश्चन या जितना भी हो हम वो क्वेश्चन आपको डिलीवर कर दें। और जो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, है ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, उसमें भी कंप्यूटर के 3 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द कि किस मॉक में किसका वेटेज कैसा रखना है, वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा और देखो, क्वेश्चन देख लो, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डू यू प्लग योर कीबोर्ड से हम कौन सा पार्ट करते हैं, USB करते हैं। बूटिंग क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन कर रहे होते हैं लैपटॉप को, तो वही बूटिंग होता है कि क्या, ब्रिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी, है ना। अब देखो ये आपका देखो BPSC 2023 का PYQ ही है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना। तो बस ऐसा नहीं कि UPSC फॉलो कर रही है, स्टेट PSC या अदर बहुत सारे एग्जाम में भी अब कंप्यूटर आने वाला है और आता ही है, ठीक है। तो कोबरा भी एक लैंग्वेज है, पाइथन भी है, जावा भी, ये तीनों हमने सुना होगा, है ना। ये स्क्विरल शायद हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये चारों के चारों क्या है,
कंप्यूटर लैंग्वेज है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। हम इतना वेब ब्राउज़र दिन भर क्रोम और हम हमेशा मोजिला फायरफॉक्स ये सब में आप सर्फिंग करते रहते हो, तो आपको ये पता होगा कि सफारी ओपेरा तो है ना, बहुत लोगों को शायद नेटस्केप यूज़ करते हैं, यानी नेटस्केप भी एक वेब ब्राउज़र। लेकिन ये जो ये इंडेक्स टाइप का नाम दे दिया, ये इंडेक्स कुछ नहीं, ये इंडेक्स तो कोई शायद आई गेस रशियन टेक कंपनी है, लेकिन ये ऐसा साउंड कर रहा है, अगर नहीं पता होगा तो इसलिए मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। अब देखो ये 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से कौन सा है। फोकस हमारा आई गेस थर्ड जनरेशन का है ना। फोर्ट्रेन फार्मूला ट्रांसलेटर और ये एसक्यूएल ये हमारा 4th जनरेशन का है, और ये प्रोलोग जो होता है इसको हम 5th जनरेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद देखो लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, है ना। लोकल एरिया कैन बी ओनली ऑन क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, नहीं, इट कनेक्ट डिवाइसेज दैट आर इन अ सिंगल लिमिटेड एरिया, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन द कंप्यूटर इजली अंडरस्टैंड डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। जी मशीन लैंग्वेज में क्या होता है कि हमारा 0 and 1 बाइनरी वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का ओवरव्यू खत्म हो गया। अब देखो हम थोड़ा जल्दी, अब देखो ज्योग्राफी का क्या है। ज्योग्राफी का हमने जब 2024-25 का एनालिसिस किया तब हमने पाया कि ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो ज्योग्राफी में देखो फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी। क्या है ये, एब्सोल्यूट किंग, सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बस हमने ये लिख दिया, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता चलूँगा PYQs के साथ। टेम्परेचर इन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंसोलेशन पे, अर्थ सन रिलेशनशिप, है ना, ये सोलिस्टिस क्या होता है, इक्विनोक्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स, प्लेनेटरी विंड्स, ITCJ, ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कोपेन का, है ना। क्लाइमेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से क्लाइमेट का क्या फीचर होता है, बारिश वहाँ पे कितनी होती है, टेम्परेचर कितना होता है, कौन से मंथ में पत्ते झड़ जाते हैं, कौन से मंथ में कौन कौन से वहाँ पे वेजिटेशन होता है ना। तो ये हो गया क्लाइमेटोलॉजी में, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए आपके CDS, CAPF, NDA वगैरह में, ठीक है। कोर टेक्स्ट बुक अगर हम देखें तो ये सारे आपके NCERT में चैप्टर है जो मिल जाएंगे आपकी 11th की जो बुक है, ठीक है। फिर वैसे देखो अब जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि कैसे वर्क हो रहा है, बस ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार के चले जाओगे और क्वेश्चन लगा के आ जाओगे। ये सब के लिए कि आपको पता रहना चाहिए, है ना, कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है ना। अगर अर्थक्वेक वोल्केनोज आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, है ना। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स होते हैं वो कैसे होते हैं। अब उससे भी हटकर एल वेव्स वगैरह के बारे में NDA वगैरह में पूछा जा रहा है आपका, है ना। लव वेव्स क्या होता है, रेली वेव्स क्या होता है, ठीक है। तो रॉक साइकिल के बारे में पूछा गया, वेदरिंग के बारे में, वॉल्केनिक, अर्थ इंटीरियर, अर्थक्वेक, ये सब के बारे में पूछा गया, ठीक है। ओशनोग्राफी में देखो ओशन करंट वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है UPSC का। टाइड्स के बारे में, स्प्रिंग टाइड्स कब आता है, फुल मून को आता है या हाफ मून को आता है, नीप टाइड्स क्या होता है, स्प्रिंग टाइड्स जब होता है या नीप टाइड्स में होता है, जो टाइडल रेंज किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, जो भी मैं टर्म बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब इसको एनालाइज करने के बाद ये 2024-25 का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में था। और अब देखो इंडियन ज्योग्राफी का 2024-25 के एनालिसिस से क्या पता चला कि इंडियन ज्योग्राफी में देखो मैप हैवी, ये आपको याद रखना है। अच्छा हाँ, हम जो सेक्शनल टेस्ट ज्योग्राफी का प्रोवाइड करेंगे या फुल लेंथ टेस्ट, उसमें हम मैपिंग को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैपिंग का भी एनालिसिस किया हमने, अभी मैं दिखाऊंगा। तो देखो फिजियोग्राफी में हमेशा ज़्यादातर यही सब रेंजेस वगैरह कि कौन सी माउंटेन पीक कौन सा कहाँ पे है, नॉर्थ से साउथ आप फिट करो, है ना। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अरावली जैसे इस बार बहुत काफ़ी ज़्यादा रेंज में, तो आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अरावली रेंज पे क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पासेस हो गए, कोस्ट एंड आइलैंड्स हो गए, देखो कीवर्ड में काराकोरम कहीं रिपीट हो रहा है, सैफरन, करेवास क्या होते हैं, करेवास में कौन सा प्लांट या कौन सा ऐसा वेजिटेशन होता है जिसकी खेती की जाती है ना। बैरन आइलैंड हमारा क्या है, इंडिया का एकमात्र मतलब वो वॉल्केनिक आइलैंड है ना। सिंटेक्सियल बेंड्स क्या होते हैं, डून्स एंड दुआर्स क्या होते हैं, लक्षद्वीप क्या होते हैं, ये सारे PYQ हैं। ऐसा है नहीं कि बस इसमें लिखा हुआ, जो भी बोला गया उसके बारे में कहीं ना कहीं PYQs है। रिवर सबसे इंपॉर्टेंट, अभी देखेंगे रिवर से कितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, कौन सी रिवर का कौन सा ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको रिवर करके जाना है। अब है ना, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर पे के बारे में आपको पता रहना चाहिए, कौन सी रिवर का कैचमेंट एरिया कितना है ना। कौन सी रिवर पे, वाटरवेज पे देखो इस बार CAPF क्वेश्चन आया था, है ना। नेशनल वाटरवे 1, 2 और एक नेशनल वाटरवे 100 भी आ गया था शायद, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, जो 12th वाली बुक में भी है इसके बारे में। सॉइल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC का। ब्लैक सॉइल के बारे में हमेशा ही पूछा जाता है, कॉटन के लिए वो क्यों होती है, क्यों हम कॉटन उसमें ज़्यादा ईजिली ग्रो करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही अब देखो फिर उसके बाद रिसोर्सेज के बारे में, है ना, मिनरल्स वगैरह, बॉक्साइट वगैरह। बायोजियोग्राफी में अप्लाइड एंड वर्ल्ड
ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में आजकल देखो, इसको हमने इसमें कोर में डाल दिया है ना, कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, हम आगे जाते हैं या वेस्ट जाते हैं, ईस्ट जाते हैं, तो डेट हमारा घटता है या बढ़ता है, दिन बढ़ जाता है या घट जाता है। देखो, मैं अभी बहुत ज़्यादा हर एक टॉपिक को लेके इसमें बात नहीं करना चाहता हूँ। वो तो मैं कभी कभी जब अब धीरे धीरे वीडियोस भी हमारी आएंगी और क्वेश्चंस भी अब हमारे ओनली एमर्स जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पुट होंगे। अब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करवाएंगे हर एक क्वेश्चन वगैरह, कि आपका धीरे धीरे आप माइंडसेट तैयार हो, है ना, कि अब एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये पर्पज़ है कि आपको जो भी स्क्रीन पे ये टॉपिक्स दिख रहे हैं, आपको एनी हाउ हर एक टॉपिक को हाई प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, वेटलैंड्स पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, रामसर साइट्स, है ना, रिसेंट एडिशंस कितने हो गए हैं, 85 90 प्लस क्रॉस कर जाने वाले, 100 भी हो जाएंगे कुछ टाइम में, 2026 में ही हो जाएंगे आई गेस, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ट्री का क्या है, डेसिडियस ट्री क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, शोला फॉरेस्ट क्या होता है ना, शोला फॉरेस्ट, है ना, ये कहाँ पाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अब हमने बताया था ना कि पहला स्टेप तो हो गया कि 2024-25 में पूछा क्या गया। उसके बाद हमने क्या किया कि थीम को ना, सिंक्रोनिसिटी, कौन कौन से थीम ना रिपीट हुए हैं। तो हमने पाया ना कि टेम्परेचर इन्वर्जन का क्वेश्चन सीडीएस 2025-1 में पूछा गया। ठीक है, सरफेस इन्वर्जन, कॉजल इंस्टेबिलिटी। फिर उसी से टेम्परेचर इन्वर्जन और लैप्स रेट से रिलेटेड एनडीए में पूछा गया, और फिर 2024 में सीएपीएफ में भी पूछा गया था। तो अगर आप सीएपीएफ 2024 और एनडीए 2024 का करके जाते तो हो सकता था आपको आइडिया हो जाता कि 2025 में भी आने वाला है। सिमिलरली इंसुलेशन देखो, आपका एनडीए 2025 में भी, एनडीए 2024 में भी, और सीएपीएफ में भी पूछा गया। ठीक है, और ऐसा ही कोरियोलिसिस फोर्स है, ये वन ऑफ द, मतलब ये थीम वाले जो वो ये वाला जो क्या कहते हैं स्लाइड है, इसको आप बहुत अच्छे से हाई प्रायोरिटी पे रखना। ठीक है, ऐसे ही हमने पाया, तो लगभग 8 से 10 12 या इतने ऐसे थीम हैं जिसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कोपेन क्लासिफिकेशन, रॉक साइकिल, वॉल्केनिक, मास मूवमेंट, क्वेश्चन भी मैंने इसमें ब्रीफली मेंशन कर दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, अच्छा, और ये देखो आपको अगले पीडीएफ में मिल जाएगा, सिस्मिक वेव्स, इंडियन रिवर सिस्टम, जो अभी हमने बात किया ब्रॉडर थीम में, लेकिन अब ये क्या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो थीम रिपीट हो रही है ना, हर एक डिफरेंट एग्जाम में। और ये रहा क्वेश्चन, देख लो, अगर आपको लग रहा होगा कि हम बस ऐसे ही बता रहे हैं, तो देखो, टेम्परेचर इन्वर्जन का क्वेश्चन सीडीएस 2025 का ये क्वेश्चन है ना, कि सरफेस इन्वर्जन से क्या होता है, इनस्टेबिलिटी होती है लोअर लेयर में, एटमॉस्फेयर में, है ना, ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि सन अगर आ जाए तो हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन हो ही नहीं पाएगा, फिर नॉर्मल लैप्स रेट जो फॉलो होता है वो फॉलो होगा। ठीक है, स्लीट हेल स्टोन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया एनडीए में, और आई गेस स्लीट के बारे में एनडीए में पूछा गया है, और हेल स्टोन के बारे में सीएपीएफ में पूछा गया है। फिर उसके बाद देखो, अर्थ सरफेस ये हो गया, है ना, इसके बारे में पूछा गया, इंसुलेशन एंड हीट बजट का क्वेश्चन आप देख लो, है ना। तो ऐसे ही हमने सारे थीम्स के टॉपिक के क्वेश्चन को भी हमने लगाया है, वेदरिंग प्रोसेस, वॉल्केनिक, लैंडफॉर्म के वगैरह में, है ना, कि कौन सा रॉक, एक कहाँ गया, ये मिनरल्स वगैरह और रॉक वगैरह पे भी आजकल बहुत क्वेश्चन आने लगे है ना, कि आपको आइडेंटिफाई करा दिया जाएगा। ये जो रॉक और मिनरल्स वाला चैप्टर है, ये आप भूलना मत, बहुत सारी जो न्यू वाली ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, उसमें ये चैप्टर मिस्ड है ना, तो आप इसको ध्यान में रखो, और कहीं से आप नोट वोट्स कर लेना, आपको ऑनलाइन पुरानी एनसीईआरटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही है गाइस, सारे का देख लेना आप एक बार। और ज्योग्राफी में देखो, ये रहा, मैंने क्वेश्चन भी लगा दिया आपके लिए ध्यान से, कि टेम्परेचर इन्वर्जन पे देखो कब कब पूछा गया है। टेम्परेचर इन्वर्जन पे एकदम आप पॉज करके देख सकते हो, 2025 में, सीबीआई की डीएसपी एलडीसी 2023 में, फिर 2024 में, फिर देखो इंसुलेशन में देख लो आप, बस ईयर का भी आप देख लो, 2024 2024 25 2024 24 23 25 घूम फिर रहा है इंसुलेशन। कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में देखो, कोरियोलिस फोर्स में, है ना, कि कहाँ गया ये, वेयर इज़ द कोरियोलिसिस इफेक्ट द लार्जेस्ट। अब आपको पता रहेगा कोरियोलिस फोर्स क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिट्यूड से। तो लैटिट्यूड अगर हमारा बढ़ेगा, अब 0 डिग्री हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे क्या होगा, हमारा 0 होगा, लेस होगा, और वही जब 90 डिग्री पोल्स में हम जाएंगे तो हाईएस्ट होगा। तो वैसे ही पे है कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो साइक्लोन्स, वन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन्स फॉर्मेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, है ना, कोरियोलिस फोर्स का उसमें ज़रूरत होता है ना, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए,
है ना, या नहीं होना चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस है, फ्रंट्स कैसे काम करते हैं, फ्रंट्स मैकेनिज्म काम करता है टेम्परेट साइक्लोन में, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या कहते हैं किस लैटिट्यूड में आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन को मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स बोला जाता है ना, क्लॉकवाइज होता है विंड प्रेशर सिस्टम या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में चेंज होता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो ये साइक्लोन पे देख लो इतने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। फिर उसके बाद देखो क्लाइमेट के बारे में मैंने बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 7 6 7 क्वेश्चन आपको यहीं पे दिख रहा है, और वो सारे आप देख सकते हो कि 2024 और 25 के ही क्वेश्चन है ना, 25 जो है 24-25 क्लाइमेट हो गया। मिनरल्स एंड रॉक्स का देखो जो मैं बता रहा था, मिनरल्स एंड रॉक्स में आजकल कैसे पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो कि अब बताना आपको कि वो कौन से मिनरल के बारे में, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लगा है। कौन से रॉक क्या कहते हैं इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होते हैं, रॉक साइकिल क्या होता है ना, रॉक साइकिल से कैसे को रिपीट होते हैं, है ना, कि पहले लिथिफिकेशन हो रहा है और उसके बाद लिनिएशन, 2 टर्म है, लिथिफिकेशन क्या है, लिनिएशन क्या है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। वेदरिंग फिर आपका सबसे अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग में देखो एक मास मूवमेंट वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आजकल पूछे जाते हैं ना, क्रीप वगैरह के बारे में देखो आजकल पूछा जा रहा है, क्रीप वगैरह, है ना, कि क्रीप क्या होता है, कि सॉइल का धीरे धीरे जब हम किसी घर हम देखते हैं अपने घर पे आगे अगर कोई हमारा इलेक्ट्रिक पोल या टेलीफोन पोल कोई अगर गड़ा हुआ रहता है, वो विथ टाइम धीरे धीरे टिल्ट हो जाता है ना, टिल्ट हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वही सॉइल के धीरे धीरे क्या कहते हैं घिसने से और धीरे धीरे फ्लो से होता है, तो उसी को क्रीप कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में देखो सॉल्ट वेदरिंग के बारे में पूछा गया है, फिर उसके बाद देखो सॉल्ट वेदरिंग रिपीट हो गया, CAPF में आया, CDS में आया, फिर CAPF में भी आ गया सेम ईयर में, है ना। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम हाइयर चांसेस है ना कि हम अच्छे से प्रिपेयर्ड रह रहे हैं कि रीसेंट टॉपिक्स और टर्म्स क्या है, कौन एग्जाम्पल नहीं है केमिकल वेदरिंग का, है ना, कौन एग्जाम्पल है वेद, और उसके बाद देखो वेदरिंग वाले से अगला चैप्टर जियोमॉर्फिक प्रोसेस का जो लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है वो भी फिर आपका इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा लैंडफॉर्म से कौन सा क्रिएट होता है, इरोजनल लैंडफॉर्म, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस की तो बात ही नहीं करनी है, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यहाँ पे देखो 2 4 6 7 क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखो 8 9 10 11 12 15 बहुत सारे, मतलब ये वन ऑफ द कोर टॉपिक है ज्योग्राफी का जो आपको करके जाना है, ठीक है। ये देखो अभी और क्वेश्चन निकल रहा है। फिर ओशंस एंड करेंट्स का आ गया, वार्म ओशन करंट कौन है, क्या कहते हैं कोल्ड ओशन करंट कहाँ है, वार्म कॉन्टिनेंट के किस लैटिट्यूड में, लेफ्ट साइड में, ईस्टर्न साइड में कि वार्म ओशन पाया जाता है, फिर अगर हम हाइट पे जाते हैं तो वेस्टर्न साइड में वार्म ओशन पाया जाता है या कोल्ड ओशन पाया जाता है, वो सब चीज़ की टेक्निकल एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये करंट और ओशंस के बारे में आजकल देखो गैलापागोस आइलैंड, इनका भी यूपीएससी का एक तरह से है कि कुछ अगर न्यूज़ में भी रहे, है ना, कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे है ना, वो चीज़ आपको किस ओशन में है, वो मेडिटेरेनियन सी में कोई अगर छोटा सा आइलैंड कंट्री है या फिर इंडियन ओशन में है कोई चागोस आर्किपेलागो, है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। टाइड्स के बारे में देखो, है ना, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड जैसा मैंने बोला, देखो 2023 24 25 में फिर आ गया, तो कहीं ना कहीं से यही है गाइस कि आपको ध्यान में रखना है और ऐसे करके जाना है आपको। ये रिवर्स का हो गया, रिवर्स पे देखो कितने सारे क्वेश्चन है, पहले एक स्लाइड यहाँ पे देख लो कितने क्वेश्चन है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे रिवर के कितने क्वेश्चन है, सिमिलरली फिर अभी भी रिवर पे देखो ख़त्म ही नहीं हो रहा है रिवर का, अभी भी रिवर का ख़त्म नहीं हो रहा है ना। लेक पे पूछ दिया था इन्होंने थोड़ा इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप को लेकर, है ना, कि कौन सी लेक के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है। चिनाब रिवर के बारे में पूछा था कि सलाल डैम, अलाल डैम और बगलीहर डैम कौन से नदी पे, गोदावरी में पोलावरम प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में है, तो यही सब आपको ध्यान में रखना। उसके बाद देखो इंडियन ज्योग्राफी का भी हमने लगाया है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो सॉइल वॉइल के बारे में, तो ये सॉइल वाला हो गया। अब देखो क्वेश्चन कि अब वो जैसे हमने जो देखा तो उसी क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन बता दिया कि टेम्परेचर इन्वर्जन पे अगर वो पूछेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व ड्यूरिंग काम एंड क्लाउडलेस नाइट, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि, है ना, कि हमारा वेदर क्लियर हो, है ना, क्लियर स्काई हो, क्लाउडलेस नाइट नहीं हो, क्लाउडी नहीं हो। इट रिस्ट्रिक्ट्स वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर नियर द सरफेस, है ना, तो ये भी सही बात है कि, है ना, कि मिक्स ना करे एयर को। इट एनहेंसेस कन्वेक्टिव रेनफॉल इन अर्बन एरियाज, नहीं, अब अगर रेनफॉल नहीं होता ना, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, स्टेबिलिटी हो जाता है, स्टेबिलिटी हो जाता है तो बारिश नहीं होगी ना, इसलिए तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, एलिमिनेट करना है आपको, है ना, एलिमिनेट कर दोगे तो ये सही हो जाएगा। ऐसे कोरियोलिस फोर्स के बारे में, है ना, कि राइट में नॉर्थन हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हमने एक कोई स्टेटमेंट बना दिया कि इट्स मैग्नीट्यूड मैक्सिमम एट द इक्वेटर,
तो भाई मैंने भी बताया कोरिलेटिव फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिट्यूड के। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इक्वेटर तो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो मैक्सिमम कहाँ से होगा भाई, 0 होगा यहाँ पे, मिनिमम होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको एलिमिनेट कर दो तो 1 एंड 3 आपका ऐसे ही सही हो गया। तो ये सैम्पल क्वेश्चन है जो हम टेस्ट सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करेगा, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट सारे क्वेश्चन जो भी हम बना रहे हैं कहीं ना कहीं से स्लोवेस्ट इन ऑपरेशन, सबसे स्लोवेस्ट क्या है, क्रीप है, टेलीफोन वाला जो एग्जांपल बताया था, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम अब हाँ यहाँ पे देखो सर रीज़न वाला क्वेश्चन है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया कि सब सोचेंगे कि चलो पहला ही वाला होगा, लेकिन आप देखो क्या क्वेश्चन है, रूरल एरियाज एक्सपीरियंस हायर नाइट टेम्परेचर देन अर्बन एरिया। तो भाई ये गलत है, अगर आप बढ़िया से आप नहीं पढ़ोगे, अर्बन एरियाज़ में ऐसा होता है ना, रूरल एरियाज़ में तो यार पेड़ पौधे उन्होंने तो बचा बचा के रखे हैं, जंगल जगह ज़मीन को, तो रूरल एरियाज़ में हालांकि अब गांव भी गांव नहीं रहे, लेकिन कॉम्परेटिवली अभी भी जितना हायर इंटेंसिटी से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके कॉम्परेटिवली तो रूरल एरियाज़ में अभी भी क्या कहते हैं टेम्परेचर या फिर एक बियरेबल और अच्छे से मतलब है, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे हम उल्टा हो गया है, अर्बन एरियाज़ में हायर नाइट टेम्परेचर होता है और उसका रीज़न क्या है कि कंक्रीट और एसफाल्ट बिल्डिंग्स की वहाँ पे अधिकतम मात्रा है ना, तो वो क्या होता है कि दिन में गर्म होने के बाद ना जो स्टोर्ड होता है हीट वो बहुत रिलीज़ करते धीरे धीरे, तो इसकी वजह से होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो सबसे ज़्यादा क्या होगा आपको, सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि एयर टेम्परेचर तो ऊपर जाके घट बढ़ नहीं रहा है इसलिए। फिर उसके बाद देखो ITCZ के बारे में, प्लानिटरी विंड्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए, है ना। ट्रेड विंड कहाँ से कहाँ फॉलो करती है, वेस्टर्लीज कहाँ से फॉलो करती है, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर वेस्टर्लीज क्या होती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। रॉक साइकिल के बारे में देखो आ गया, है ना, वेदरिंग इज एन एक्सोजेनिक प्रोसेस, ये बात सही है या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि वेदरिंग एक्सोजेनिक फोर्सेज है। वहीं वॉल्केनो और जो अर्थक्वेक होता है वो क्या होता है हमारा इंडोजेनिक होता है, ठीक है। इंडोजेनिक होते हैं लैंड बिल्डिंग और एक्सोजेनिक क्या होता है लैंड वियरिंग फोर्सेस, ठीक है। पेनी प्लेन क्या होता है आपका, देखो अब पता नहीं सबको याद है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आप आंसर देना कि पेनी प्लेन किसकी वजह से क्रिएट होता है, या तो या वॉल्केनिज्म से, या मास वेस्टिंग से, या लॉन्ग टर्म इरोजन से, या ग्लेशिएशन से, ठीक है। ब्लैक सॉइल के बारे में, ब्लैक सॉइल क्यों कॉटन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, ठीक है गाइस। देखो सैम्पल आप पॉज कर करके देख लेना, वीडियोस में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं बस आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन हम कैसे फ्रेम करने वाले हैं, ना कि सिलेबस को लिस्ट में देखकर जबकि पैटर्न को देखकर। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि पहले हम 2024-25 को देख रहे हैं, फिर कोर थीम को मैंने भी वो आप स्लाइड देख लेना पीछे जाकर, और कौन से थीम पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, और फिर उन्हीं थीम पे हम अब क्वेश्चन में दिखा रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था मैपिंग को भी नहीं छोड़ा हमने, मैपिंग को अब देखो मैपिंग का हमने ओवरव्यू आज तक जितना भी आया है ना, ऐसा नहीं कि 2024-25 में, लगभग 8 से 10 साल पहले वाले क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया, और उसके बाद देखा कि सबसे ज़्यादा भी ना मैसिव ओवरलैप है वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है। ये जॉर्डन मेडिटेरेनियन वाला जो पार्ट है वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सीरिया लेबनान जॉर्डन वाला हमेशा ही पूछा जाता है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या है, मेडिटेरेनियन सी का मेटल वेटल या सी लिस्ट करके एक ट्रिक होती है ना, वो याद रखना पड़ेगा आपको। वाटर बॉडीज़ के बारे में पूछा, कौन सी कंट्री किसके कौन वाटर बॉडीज़ के किनारे है, कैस्पियन सी, रेड सी के बारे में, गोलन हाइट्स, ये सब जितने भी टर्म है ना एग्जैक्ट टर्म है ये जो पूछा जा चुका है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया, ये PYQ से क्रक्स होके निकाला गया और डबल ट्रिपल क्रॉस चेक भी किया गया है कि हाँ ये सारे क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में है या नहीं है, ठीक है। CDS CSE क्वेश्चन हो गए है ना, सिटी अरेंजमेंट वगैरह। साउथ ईस्ट एशिया के बारे में आज की नया हब है वर्ल्ड का साउथ ईस्ट एशिया, है ना। अगर इंडिया के बारे में पूछा है तो ड्रेनेज कौन सी नदी के किनारे कौन है, उसकी ट्रिब्यूटरी मैचिंग कौन है, ऐसे वाले क्वेश्चन। माउंटेन रेंजेस, है ना, वर्ल्ड, फिर उसके बाद वर्ल्ड फिजिकल में देखो आपको लेक्स, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, स्टेपिस कहाँ होते हैं, प्रेरीज कहाँ होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के बेसिस पे आप एक अपना रिसर्च या फिर आप अपना नेक्स्ट जो आपका पेपर होने वाला वो 2 महीने के अंदर में ना आप अपना एक प्रिपेयर कर सकते हो शेड्यूल, कि मैं कैसे और कैसे इन कोर चैप्टर जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको करके जाना है ना, कैसे भी करके आप कहीं से भी सोर्स का हेल्प लो तो आप कर सकते हो। बाकी हमारा बैच वगैरह है ही, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अब हम जो ओनली इमर्स वाला जो टेलीग्राम चैनल है अब हम उसमें भी ट्राई करेंगे कि अब आपको रेगुलर बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज करवाएं। और ऐसे अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आप अगर पिंड मैसेज में जाओगे ना, आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब आई कैन रिपीट कि कितने हज़ार क्वेश्चन होंगे, मतलब मुझे ही नहीं पता, इतने सारे क्वेश्चन अगर आप कोई बंदा बढ़िया से अगर यूटिलाइज़ करे हमारे ओनली इमर्स चैनल को, तो आप सारे क्वेश्चन ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना, कुछ हर एक क्वेश्चन को टर्म को सर्च करके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये ज्योग्राफी का बात
अब चलो ज्योग्राफी को एंड करते हैं, अब हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री देखो क्या है आजकल, क्या हिस्ट्री इज़ लाइक पेन, है ना। कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ छूटेगा। तो इसलिए ना ज्योग्राफी देखो ऐसा है ना कि अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप ऐसा है कि हो सकता है 18 के 18 नहीं तो 15 16 तो कर सकते हो, अगर बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी। लेकिन हिस्ट्री भाई, कौन क्या कब हुआ, कौन यूपीएससी के क्वेश्चन जो आया हिस्ट्री का, वो कौन उस वक्त या उस टाइम किसने किस सोर्स को फॉलो करके, कौन से बुक को फॉलो करके किया है ना, वो डिपेंड करना, वो तो कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हिस्ट्री में आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए ना कि हिस्ट्री में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो भाई मैं 50% भी, कम से कम 7 8 6 7 भी क्वेश्चन कर लूँ तो वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और अगर आपका वेल एंड गुड, अगर आप सोर्स को लिमिटेड रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम दे के फ़ायदा नहीं है ना, तो इसलिए आपको हिस्ट्री को अच्छे से करना। और बाकी देखो उसके लिए हमने इजी काम कर दिया है वही कि 2024 और 25 के CDS NDA CBA के बाद हमें पता चला है कि एंशियंट इंडिया में देखो प्री हिस्टोरिक एंड हड़प्पन में भीमबेटका वगैरह, मेसोलिथिक, कालीबंगन, प्लगफील्ड, है ना, कहाँ हड़प्पन वड़प्पन सील, अर्बन सैनिटाइजेशन के बारे में पूछा गया, है ना। तो ये सारे थीम है, वैदिक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आर्ट एंड कल्चर, ये देखो ये। हाँ, अब ये याद रखना, आजकल आर्ट एंड कल्चर अब CAPF और CDS के भी क्वेश्चन में ना अच्छा खासा जगह लेने लगा है, ठीक है। साइंस, लिटरेचर एंड ट्रेड, और एक टर्म्स वाला, अभी मैं PDF में दिखाता हूँ कि कितने ज़्यादा ना टर्म्स वाले क्वेश्चन आजकल रैंडमली यूपीएससी की अब एक आदत बन गई है कि वो कहीं से भी एंशियंट या मेडाइवल या मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐसा टर्म थोड़ा जो अट्रैक्टिव हो, या कुछ ऐसा हो सुनने में सांस्कृतिक टाइप का हो, या थोड़ा किसी भी मतलब लैंग्वेज में हो, उसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। मेडाइवल इंडिया में देखो आपको अब ऐसा नहीं है कि ना सिर्फ आपको मेडाइवल इंडिया मतलब हम क्या समझते थे, दिल्ली सल्तनत और अकबर और बाबर और ये मुग़ल किंगडम के बारे में, लेकिन वैसा नहीं है। अब रीजनल पावर, विजयनगर के बारे में तो खैर हर साल हर बार पूछा जाएगा, ठीक है। रीजन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, ठीक है। अब देखो मेडाइवल इंडिया में क्या होता है कि जो वैसे वाले होते हैं ना, उड़ीसा रूलर्स एंड कोणार्क के बारे में पूछा गया था। तो जो रीजनल किंगडम्स है ना, अब रीजनल किंगडम्स के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए, पल्लवास, पांड्यास वगैरह के बारे में, ठीक है। रीजनल इंपायर्स और कल्चरल पेट्रोनेज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और देखो फोकस ऑन क्रोनोलॉजी एंड मटेरियल कल्चर फॉर एंशियंट, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रोनोलॉजी भी एक ओवरव्यू, ऐसा नहीं है ना कि आपको सारे डेट्स याद रखने हैं। अच्छा, मैं आज बता दूं कि आपको एकदम एग्जैक्ट डेट्स याद रख पाना, एक तो हिस्ट्री पहले से ही इतना पेन है, आपको एग्जैक्ट डेट्स रखने की आदत नहीं है। आपको बस ऐसे एक होता है ना कि आपके दिमाग में एक मूवी, नेटफ्लिक्स की स्टोरी या वेब सीरीज टाइप की चलनी चाहिए हिस्ट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज या फिर हड़प्पन से स्टार्ट कर सकते हो आप, और हड़प्पन से लेके जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच रहे हो या मेडाइवल तक पहुंच रहे हो, आपको एज अ हिस्ट्री मतलब एक मूवी या वेब सीरीज टाइप की आपको याद रहनी चाहिए कि कौन रूलर पहले क्या था, कैसे था। आपको बहुत मतलब आई रिपीट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना कि डेट्स के बारे में याद रखना। अगर आप डेट्स याद रखते हो, किसी किसी को ईजी भी होता है डेट्स याद रखना, तो वेल एंड गुड, लेकिन आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, ये वाला जो चैप्टर है थीम वाले में हमारे, उससे बहुत सारे हर साल क्वेश्चन पूछा आता है ना। तमिल वेदा किसको बोलते हैं, अलवर्स कौन थे, नयनार्स कौन थे, है ना। तो ये सब याद रखना। फिर उसके बाद देखो रेवेन्यू सिस्टम वगैरह के बारे में, ये सब बहुत ज़्यादा, अमर नायक का सिस्टम क्या था, जागीरदारी, मनसबदारी क्या होता है, ये सब मेडाइवल इंडिया का है। अब मॉडर्न वर्ल्ड तो खैर सबसे ज़्यादा थोड़ा ईजी पार्ट है, क्योंकि रिसेंट हुआ है और लोगों को अक्सर थोड़ा याद रह जाता है, कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडिया ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोर्सेज में डिफरेंस है, ज़्यादा हर एक सोर्स सेम ही चीज़ रिपीट करते हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड स्पेक्ट्रम से आप करो, स्पेक्ट्रम के भी हम क्वेश्चन आपको देंगे, क्या कहते हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखो इसमें फिर वही है, सोशल रिफॉर्म, वर्ल्ड हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ये सब आपको देखना है। अब हिस्ट्री का जब हमने सिंक्रोनाइजेशन किया कि कौन कौन से थीम रिपीट हुए, तो आप इसमें भी देख सकते हो कि सारे मतलब हर एक टॉपिक में मिला हुआ कि CDS में भीमबेटका, मेसोलिथिक पेंटिंग, कालीबंगन के बारे में पूछ लिया CAPF में, फिर हड़प्पन के बारे में NDA में पूछा गया, CDS में ऋग्वेदिक, फिर CAPF में अर्थशास्त्र के बारे में, महाजनपदास के बारे में, वैदिक वाला जो अर्ली हिस्टोरिक टाइम है। तो ऐसे ही बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, है ना, एंशियंट आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड ट्रेड, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है ना, कि कौन से बुक का कौन सा ऑथर है ना, पाणिनि ने क्या लिखा था, पतंजलि ने क्या लिखा था, ठीक है। टोलकापियम एक आता है हमारा हमेशा, वो 2-3 बार क्या कहते हैं रिपीट बहुत बार हो चुका है, वो क्या है वो आपको याद रखना है, ठीक है। विजयनगरा टेम्पल, है ना। और ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से भी अगर आप करके जाओगे तो काफ़ी संभावना है कि 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री के बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से, ठीक है। वैसे ही देखो, देख सकते हो आप यहाँ पे सारे टॉपिक का मैं हमने किया है, और क्वेश्चन भी लगाया हमने, है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं लगा। आप देखो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो कि प्री हिस्टोरिक एंड हड़प्पन वाले में क्या पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सा ऐसा एंशियंट टाउन इज नोन फॉर द एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड फ्रॉम इट
अर्ली हड़प्पन लेबल विथ 2 सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स और सजेस्टिंग टूर, मतलब इंटरक्रॉपिंग वगैरह वाला जो सीन है वो कहाँ पे होता था, ठीक है। तो वो कालीबंगन में होता था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। धोलावीरा में हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बड़ा था। राखीगढ़ी क्या है, हमारा लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है ये। पहले मोहनजोदड़ो होता था, लेकिन अब क्या है, राखीगढ़ी ही ओवरऑल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ मुझे अभी न्यूज़ आज एक एस्पायरेंट से मुझे पता चला है, मेरे एक फ्रेंड से, कि लोथल में कोई नया म्यूज़ियम खुलने वाला है, नेशनल इंडियन म्यूज़ियम। आप सर्च कर लेना एक बार, तो ये भी एक न्यू एडिशन कर सकते हो कि लोथल अभी न्यूज़ में अब है, ठीक है। हड़प्पन सिल्क को बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे, है ना, स्टीटाइट एक ऐसा था। तो वही सब देखो, हड़प्पन वॉश बेसिन टॉयलेट के बारे में पूछा गया 2024 में, है ना। तो ये सब हर एक क्वेश्चन का है यहाँ पे एनालिसिस, आप देखना पॉज कर करके, ठीक है। टर्म्स वर्म्स जो भी मैंने बोला था कि द टर्म यूज फॉर सीरियल्स, गोधुमा एंड व्रीहि यूज़ करते थे, ठीक है। कौन ओलिगार्की नहीं थी, वज्जी, है ना। मतलब वज्जी कौन ओलिगार्की थी, ओलिगार्की क्या होता है, जहाँ पे द किंगडम इज़ नॉट रूल्ड बाई अ सिंगल किंग बट अ ग्रुप ऑफ किंग्स, है ना। तो उसको ओलिगार्की बोलते हैं, रिपब्लिक टाइप का जिसको बोलते हैं, ठीक है। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, एंशियंट आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद फिर देखो मेडाइवल वाले का भी सब क्वेश्चन को, सब स्लाइड को आप पॉज कर करके और फिर जूम आउट करके आप देख सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। और फिर लगे हाथ जो मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, मैंने ओरिजिनल क्वेश्चंस भी लगाए होंगे, एक सेकंड आने देना। ये रहा, देखो यहाँ से अब आपका काम ईजी हो जाएगा। हड़प्पन वाले में देख लो आप, 2023 से जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैंने 2023 का भी लगा दिया कि हड़प्पन, बस इसका वेटेज या इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि 2023 से भी करा, क्योंकि मैंने बोला ना कि टेस्ट सीरीज में हम क्या करने वाले हैं कि पहले तो एक 2024-25 को कोर मान रहे हैं कि जो लेटेस्ट पैटर्न है। अब उसके बाद हम और थोड़ा पीछे जाएंगे कि लगभग 5 साल 2020 से 25 तक में जो जो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद उस थीम पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ये देखो हड़प्पन का, उधर इधर 4-5 क्वेश्चन, इधर 6-7 क्वेश्चन, फिर हड़प्पन का 6-7 क्वेश्चन, देख रहे हो आप। मौर्यन स्टेट, अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में देखो, मौर्य और क्या थे, अशोकन इंस्क्रिप्शन आपको बहुत ज़्यादा पता रहना चाहिए। अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में कोई सोर्स को फॉलो करो, लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री का अगर आपका, हिस्ट्री के लिए अगर आपने एनसीईआरटी थीम्स 1 2 3 कर रखा है, ठीक है, तो अगर आप चाहो ना तो बहुत ज़्यादा अपने सोर्स को लिमिट नहीं रखोगे। ऐसे तो आजकल उपेंद्र सिंह की हिस्ट्री के बुक से क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन वो संभव है नहीं। तो जो भी थीम के बारे में वो बोला गया है, तो उस थीम को आप भले यूज़ कर सकते हो, है ना। क्या कहते हैं, गूगल पे या फिर कहीं भी ऑनलाइन सोर्सेज में, या जो भी बुक अगर आपके पास है, उस एक ही बुक को पकड़ो और उस बुक के कंटेंट में जाके वो थीम को ढूंढो कि वो थीम कहाँ है, और उस थीम के बारे में भले अगर वो 4 या 5 पेज में उसको समराइज़ करने की कोशिश करो, है ना। टेक फ्रेंडली होकर, टेक का यूज़ करके उसको समराइज़ करने की कोशिश करो। आजकल बहुत ऐसे सोर्सेज हो गए हैं, और उसको पढ़ो और क्वेश्चंस के लिए रिपीट रहो, है ना, तैयार रहो, क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का किसने लिखा था, हरीशन ने, ठीक है। तो देखो यही था गाइस। और उसके बाद देखो, हाँ, ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म और भक्ति सूफी वाले क्वेश्चन, है ना। बुद्धिज़्म जैनिज़्म और भक्ति सूफी वाले क्वेश्चन यहाँ होगा। कश्मीर वैली, ये वाला वीर सेवा मूवमेंट क्या था, शंकर देव के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब ये रहा देखो टर्म्स वाला। अब टर्म्स वाला अगर आप देखोगे ना, तो देखो कितनी बार पूछा गया। CSE 2023 का क्वेश्चन क्या है कि आप बहुत लोगों को ये पता होगा कि देखो एक पुहार ना एक पोर्ट था, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को ये कर सकते थे। लेकिन अब देखो कोरकाई, अब आपको याद रखना है कि अगली बार ना सिर्फ मुचीरी पूछ ले। कोरकाई, पोम्पुहार एंड मुचीरी वेर क्या थे, ये पोर्ट्स थे, ठीक है। वटा किरुतल रिचुअल नहीं, वटा किरुतल ये क्या था, तो ये क्या था, एक तरह से ना ये कब होता था, एक रिचुअल सुसाइड होता था। जो भी किंग अगर हार जाता था बैटल में, तो वो रिचुअल सुसाइड करता था बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। दस्तक क्या था 18th सेंचुरी में, यार मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दस्तक क्या होता था, कि जो भी किंग होते थे वो यूरोपियन ट्रेडर कंपनी को क्या करते थे, ट्रेड परमिट देते थे, वो दस्तक कहलाता था। सिमिलर देखो ये हली सलेस्या, ये क्या है, बाघ के पेंटिंग में जो ये डिपिक्टेड है, ये एक तरह का क्या है, एक फोक डांस फॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इन्होंने क्या, डडनी सिस्टम। डडनी सिस्टम बेसिकली क्या था कि एडवांस वाला सिस्टम था। यूरोपियन कंपनीज वाले लोग क्या करते थे कि जो फार्मर वार्मर रहते थे ना, जो कपास की खेती वगैरह या इंडिगो की खेती वगैरह ये करते थे, तो उनको ना एडवांस में पैसे दे देते थे, ताकि वो यहाँ वहाँ कहीं दूसरे जगह ना जा पाए, और वो एक तरह से सिक्योर रख ले कि वो आदमी आके हमें ही दे के जाएगा अपना रॉ मटेरियल, है ना। टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाले में से रिलेटेड है। भूनी पचरा, 2 पट्टी, है ना, 2 पट्टी से धोती, ऐसे करके आप पचरा, ऐसे करके आप समझ सकते हो। ये सब क्या थे, ये पीसेस ऑफ मेंस क्लोथ है
है ना। बलूदार्स क्या होते हैं, तो बलूदार्स क्या होते थे कि जो एज अ गांव के लिए ना काम करते थे, पूरे गांव के जो सर्वेंट होते थे, गांव में किसी आदमी को कुछ काम करवाना है ना, तो जो वो उनको बुला के बलूदार से काम करवा लेगा, है ना। वो आर्टिसंस भी हो सकता है, और वो क्या कहते हैं शिल्पकार या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। दे वर एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली वो नहीं एम्प्लॉयड कर देता एज अ, जब कोई अगर पूरे होल विलेज की नीड पड़ रही है तब वो कर देता है, ठीक है। दे एग्जिस्टेड इन द मेडिवल डिक्टेड इन महाराष्ट्र, ये भी सही है। सेकंड को एलिमिनेट करो, ये हो गया, ये हो गया, एलिमिनेट सी आपका 1 एंड 3 सही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो किंजल करनी स्तूपा के बारे में पूछा गया है, तो किंजल करनी क्या है, गार्लैंड ऑफ 1000 लोटस फ्लावर्स है। अंतरिया, अंतरिया से ऐसे थोड़ा आ रहा है ना, ए गारमेंट वॉर्न बाय पीपल ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, तो ये क्या था, अनस्टिच लेंथ ऑफ क्लोथ ड्रेप्ड अराउंड द बॉडी, है ना। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन इस बार का, ये CPF 2025 वाला, ठीक है। चित्र करापुल्ली और चैत्यकारी और विचित्र चित्ता, और एक तरह से आपका था ये CPF 2025 में, और CSE 2025 में जो आपके 2-3 महीने पहले एग्जाम हुआ था उसमें ही ये क्वेश्चन आया हुआ था कि महेंद्र वर्मन पल्लवा किंगडम जो थे उनका टाइटल है ये, है ना। ये सब टाइटल है, एक महेंद्र वर्मन जो हमारे किंग थे, महेंद्र वर्मन प्रथम, फर्स्ट का टाइटल है। मंजाने की रिपीट हुआ है CDS में 2025 में, और उससे पहले भी किसी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो मंजाने क्या था, टाइप ऑफ आपका ये कैटापुल्ट था, वो वाला आपने वेपन सिस्टम देखा है कि जिसमें एज अ काइंड ऑफ बचपन में वो हमने लगाया ना, गुलैल जिसको बोलते थे, या फिर कैटापुल्ट वाले में क्या होता है कि हम रख के और किसी हैवी ऑब्जेक्ट को रख के एक हाई प्रोजेक्टाइल मोशन पे रखते थे ताकि वो कीले उले को भेज सके, है ना। अ डिवाइस फॉर थ्रोइंग स्टोन्स, ये था। बो एंड ओरो वेपन ऑफ वॉर इन एंशियंट इंडिया, ये वाला क्वेश्चन देखो CDS, मतलब अब एक तरह से आप देख रहे हो अब CDS में भी ऐसे क्वेश्चन आने लगे जो थोड़ा CSE लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो वाला टाइम गया, है ना। कड्डापाइदी सिस्टम दिगणित इसी साल का ये एस्ट्रोनॉमी वाला, कि आपको टर्म्स वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये रहा, अब देखो 2 क्वेश्चन ऐसे मैंने लगा दिए हैं कि हड़प्पन वाला जितना भी हो, उसी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो जितने PYQs थे ना, उसी थीम के बेसिस पे ना हमने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। द राफेल्ड हैड फरोज अरेंज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। द प्लग फील्ड डिस्कवर्ड एट कलीबंगम बिलोंग्स टू द मैच्योर हड़प्पन फेज, है ना। ये भी आपको याद रखना है कि नहीं होना, 2 डिफरेंट क्रॉप साइमल्टेनियसली, ये भी सही है। अमर नायक का सिस्टम क्या था, विजयनगर वाले टाइम में था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमने बताया कि हम यही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। ये भले बहुत ही थोड़ा वैसा टास्क होगा लेकिन हम करेंगे। अब देखो ये पॉलिटी भी देख लो जल्दी जल्दी। पॉलिटी में क्या है कि पॉलिटी का ना अगर देखा जाए ना वेटेज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है कॉम्परेटिवली। पहले क्वेश्चन एकदम रिपीटेडली पूछे जाते थे, आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले, है ना। 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते, लेकिन अब पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसमें भी ना कोर वाले टाइप के नहीं, आजकल थोड़ा उनका इवॉल्व हो गया है लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना तो थोड़ा मतलब मैं कैसे बताऊँ, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। ये देखो फ्रेमवर्क एंड फिलोसफी वाले टाइप के क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द प्रीएम्बल, सॉरी। ऑर्डर ऑफ आइडियल्स क्या है, अब हम बस हमें ये नहीं पता रखना है ना कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है ना, वो हमने बोरो कहाँ से करा है, ठीक है। कौन से फ्रेज, कौन मतलब बहुत सारे ऐसे आने लगे कि हार्ट एंड सोल डिस्क्रिप्शन किसने किसने कहा, कोई टर्म दे देंगे कि ये वाली ये कहावत किसकी थी या किन्होंने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था या नहीं कहा था। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल और वैसे वाले फिलोसफिकल पार्ट होगा। फिर जो नॉर्मल टाइप है तो देखो ये सबसे ज़्यादा है ना, कॉन्सेप्ट है BA वाला, कि अब मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकल 12 से लेके 51 तक जो भी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है वो हर बार कितने ही बार एग्जाम में क्वेश्चन में PYQ आ चुका है, ठीक है। तो आपको फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट के और लेजिस्लेचर में प्रोसीजर कैसे चलता है ना, एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, सेंसर मोशन क्या होता है ना, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, उनका टर्म्स क्या होता है, उनको रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये कोर वाले कंसेप्ट है जो पॉलिटी के हैं। वैसे पॉलिटी के देखो ये भी हैं, फिर आप देख सकते हो जुडिशियल मॉडर्न लॉ जो आजकल पूछे जाने लगे हैं ना, थोड़ा थोड़ा। अब IT एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, अगर कोई एक्ट वगैरह में अमेंडमेंट हो रहा है, कोई राज्यसभा या लोकसभा में बिल आ रहा है, अगर वो न्यूज़ में है तो उसके बारे में भी आपको एग्ज़ाम में पूछने को मिलेगा, ठीक है, मतलब दिखने को मिलेगा। फेडरलिज्म रिलेशन 7 शेड्यूल में कौन कौन सी लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट में, करेंट लिस्ट में क्या होता है। अब देखो जब इसका हमने किया कि कौन कौन सी चीज़ मैच हो रही, तो प्रीएम्बल देखो 2024-25 में फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट्री मोशन, स्पीकर के बारे में, फेडरलिज्म और स्पेशल प्रोविजन, ये सारी चीज़ ऐसी थी जो NDA और CDS और CPF में रिपीट हुए हैं 2024 और 25 में। 2025, 2024, 2024, 25, 24, हर जितने भी ये वाले थीम वाले हैं वो सारे 2024-25 वाले हैं,
ठीक है। और उसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, क्वेश्चन भी मैंने लगा दिया है, ठीक है, कि ये कोई, ताकि आपको ये पता रहे, आइडिया रहे कि कोई मतलब ऐसे ही बस बातें नहीं हो रही है। और ये देखो पहले थोड़ा पूछते थे ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अब प्रियम्बल है ना, तो आपको प्रियम्बल का एक याद रहना पड़ेगा आपको क्रोनोलॉजिकली, कि सेक्युलर पहले आता है सोशलिस्ट से, या सोशलिस्ट के बाद में आता है इक्वलिटी, या लास्ट में आता है, ये आपको याद रहना चाहिए। अमेंडमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। 42nd अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट से क्या प्रोविज़न आया था, ठीक है। अब ये जैसे नारी अभी क्या कहते हैं, वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसकी वजह से अब लोकसभा में और क्या कहते हैं, अब 1/3 सीट या 33% वुमेन की सीट को वो कर दे, हमने रिजर्व कर दिया है ना। वो भी एक क्वेश्चन आ चुका है रिसेंट में वो। तो अमेंडमेंट वाले भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और मोशंस में देखो ये क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, कि मोशन, अब एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कब किसी के ऊपर लगाया जाता है ना। तो ये CDS 2025 की देखो रिसेंट वाले क्वेश्चन है, एडजर्नमेंट मोशन, फिर यहाँ मोशन। तो आप बस देख रहे हो कि कैसे कैसे चीज़ें रिपीट होती हैं और कैसे कैसे इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। स्पेशल प्रोविज़न के बारे में आर्टिकल 371 में कितने सारे ABCD करके हैं, हर एक आर्टिकल का वो सब आर्टिकल वाला जो पार्ट है किस स्टेट के लिए है, वो आपको ध्यान में रखना है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपको एकदम मुंह पे आपको हमेशा कंठस्थ रहना पड़ेगा, है ना। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 कि कौन से आर्टिकल में क्या है। अब आर्टिकल के थोड़े सब क्लॉज भी पूछे जाने लगे हैं, तो आप ये कर सकते हो ना कि कुछ नहीं तो कम से कम आपको फंडामेंटल राइट्स के जो नॉर्मल वाले आर्टिकल हैं वो तो आपको बिल्कुल याद ही रखने हैं, है ना। और बाकी अगर सब आर्टिकल्स के पार्ट है तो कुछ आर्टिकल के आप नोट बना लो। जैसे आर्टिकल 14 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 15 भी आपका इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे आर्टिकल 21, 20, अरे सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन आप बस ये रखो कि अब कि मुझे आर्टिकल्स के बारे में कम से कम इतना पता चल जाए। अब जैसे कि आर्टिकल 12 के बारे में अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप उसके स्टेटमेंट के पास पहुंच ही नहीं पाओगे, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा पता रहेगा तो आप उसके स्टेटमेंट के 2-3 स्टेटमेंट तो पक्का सही कराओगे ना, और एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली आपकी ड्यूटी है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो ये अब आपकी भी एक तरह से ये एक अलग से आप अपने माइंड में एक जैसे हमारे कितने फंडामेंटल ड्यूटी है 10 और +1, एक कौन से अमेंडमेंट से आया था वो याद रखना, 42nd से आया था, कौन सा राइट टू एजुकेशन वाला पार्ट ऐड किया गया था, ठीक है। तो अब एक आप अपना 12th ड्यूटी बना लो कि इस बार 2 महीने के लिए मुझे जो भी यहाँ पे थीम या कोड डिस्कस किए जा रहे हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है और उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है, 2 महीने के टाइम में। 7 शेड्यूल, ये देखो क्वेश्चन लगा दिया हमने। और देखो एग्जाम्पल के हमने क्वेश्चन दे दिया है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन से पूछ रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह से, कैग के बारे में, है ना। कैग की इस बार की रिपोर्ट भी कुछ आई थी, है ना, तो कैग भी न्यूज़ में है, हो सकता है कैग के बारे में क्वेश्चन आप पूछ लिया जाए। जो कैग है हमारे, जो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, शायद या चेंज हुआ है, आई गेस आई एम फॉरगेटिंग, लेकिन शायद वही GC मुर्मू जी है। उनको अभी इंटरनेशनल मतलब UN की कोई ऐसी ऑडिटिंग बॉडी है इंटरनेशनल जो देखती है, उनका उनको मेंबर या चेयरमैन बना दिया गया है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लास्ट देखो भाई, अब हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। इकोनॉमिक्स का मैंने पहले बताया कि ज़्यादातर क्या है हमारा, कि ये फिस्कल पॉलिसी एंड बजट, अगर आप हर साल का जो बजट होता है ना, अगर बजट को आप अच्छे से उसकी समरी को अगर पढ़ के जाओगे ना आप, ये हमने पिछली बार भी समरी दिया था, और बजट से हमारे कम से कम कितने क्वेश्चन, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बजट से सॉल्व हो सकते थे डायरेक्टली, है ना। बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन कि बजट में कोई स्कीम न्यूज़ में है, ठीक है। 5 ईयर प्लान ज़्यादातर आपको देखो ये NDA में देखने को मिलता है ना। आप नोटिस करोगे NDA में बहुत आता है 5 ईयर प्लान्स, फेवरेट है बच्चों को, पता भाई वो करवाना। लेकिन वो हमारे CDS CAPF के लिए ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में, है ना, मनी एंड बैंकिंग, ये वाला जो पार्ट है ना, ये रहा इधर, वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, पॉलिसी वाला। SLR CRR ये सब क्या होता है ना, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेशनल इनकम एंड GDP इंपॉर्टेंट है। और ये देखो ये सारे जितने तक आपने जितना भी देखा एक्सटर्नल सेक्टर वेक्टर, ये कहीं ना कहीं क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट टाइप के हैं थोड़ा, है ना। पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव ये। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इस बार क्वेश्चन आया था ना CAPF में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, या 2025 वाले CDS में भी, कि ये ओलिगोपोली, मोनोपोली, टाइप्स ऑफ गुड्स वाले, है ना, इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो ये जो भी आपको टॉपिक यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ना, हमारे टेस्ट सीरीज में इन्हीं सारे टॉपिक पे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और आपकी भी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन मैं बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, एक तरह से आप इसको ऑर्डर लो या रिक्वेस्ट, जैसे भी आपको ट्रीट करना है, लेकिन आई गेस आई रिपीट कि आप
इन टॉपिक्स को करके जाना, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम के दिन जब आप आओगे बाहर, तब आपको सही में फील होगा कि यही सारे टॉपिक या कोर थीम्स जिसके आसपास क्वेश्चन हमें देखने को मिला। ठीक है, यूपीएससी देखो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं, ये भी आप एक बार देख के पॉज करके पढ़ लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव, चलो ठीक है। और अब ये देखो, ये मैंने अपने लिए रखा है, आप अपने कर सकते हो कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि हमने ना सी डी एस 2020 से 2025 या 23-25 कहाँ से एक होता है ना, हम ये इस चीज़ को लेकर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत एनालाइज करने के बाद देखा है कि अर्थ सोलर कौन से टॉपिक को कहाँ कितना टाइम देना है। ठीक है, क्लाइमेट ये अब वो तो था कि 2024-25 का था ना, ये है एकदम बिल्कुल आपके लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस है ना। देखो 2014 से 2024 में प्रीएम्बल रिपीट हुआ है कहीं ना कहीं, 2014-2023 में सोर्सेज एंड शेड्यूल्स रिपीट हुए हैं, 2015-2020 में यूनियन सिटीजनशिप रिपीट हुआ है, 2014-2024 में आर्टिकल 32 एंड रिट्स के बारे में रिपीट हुआ है। ठीक है, 14 से 21 देखो एवरी एग्जाम फोकस, यहाँ लिखा हुआ है ना, एवरी एग्जाम फोकस है। ये बोला था ना मैंने कि आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट वाले। ठीक है, तो ये वाला एनालिसिस देखो हमने करके रख दिया है, आप इसका हेल्प ले सकते हो। अच्छा देखो, हमने साइंस की बात नहीं करी थी। देखो साइंस की बात मैंने इसलिए स्टार्टिंग में नहीं की क्योंकि साइंस ऐसा है कि जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। साइंस से आपके यार लगभग 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन मान के चलो, सबसे हाईएस्ट वेटेज कोई रखता है तो साइंस। और साइंस क्या है, बहुत ही बेसिक टाइप के साइंस है, कुछ क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे, थोड़ा CAPF में इस बार देखा था हमने, 11th-12th में शिफ्ट हो रहा है थोड़ा, क्लास में है ना, 11th-12th के हायर क्लासेस वगैरह में जा रहा है, लेकिन स्टिल मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे CDS में जो 9th-10th की जो बेसिक NCERT है उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको यार एकदम, अगर साइंस वाले बैकग्राउंड के हो तो उनको मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की नीड नहीं है, लेकिन जो नॉन साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आई रिपीट कि कुछ ऐसे चैप्टर है जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल हो गया, कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, उनको आप बिल्कुल एकदम करके जाओ, है ना। दोनों 9th एंड 10th की NCERT आपके मुंह पे एकदम होता है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ कि एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। जो चीज़ें रटने के लिए रटा हुआ रहे, जो चीज़ समझने के लिए उसको समझ के जाओ आप, है ना। कौन सा रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्यों ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए ना। स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे क्या है। तो देखो मैंने बायोलॉजी का भी हमने ये 2009 से 2023 का लगाया, 2024-25 का मैंने नहीं लगाया यहाँ पे। 2024-25 के भी क्वेश्चन है हमारे पास कटिंग रखे हुए, लेकिन देखो ये जो मैंने ये होलिस्टिक इसलिए बना दिया क्योंकि आप 2024-25 का करो या 2009 से कहीं का करो, ये पूरे 14 ईयर्स का डीप एनालिसिस है। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन आप देख सकते हो कि बायोलॉजी में कहाँ से गया हुआ है। सेल बायोलॉजी के लगभग सारा ही समझ लो, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वगैरह से, ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, बॉटनी में देखो प्लांट टिश्यू प्रोसेस, जाइलम फ्लोएम या सीप ट्यूब्स किसमें पाए जाते हैं, है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, यही सब है गाइस। हेल्थ एंड डिजीज़ देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया, मस्ट टू। आजकल बहुत पूछा जाने लगा कि कौन सी डिजीज़ कौन से वेक्टर के बारे में किससे होता है, कौन सी डिजीज़ के बारे में कौन सी वैक्सीन यूज़ की जाती है ना। डिस्कवरी, पोलियो का डिस्कवरी या इसका पेंसिलिन कौन से बैक्टीरिया से होता है ना। कैटल डिजीज़ वगैरह, माउथ डिजीज़, फूड डिजीज़, ये सब है ना। वायरस वाले वायरल डिजीज़, फंगस डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब हमने किया है, आप देख सकते हो। सिमिलरली देखो केमिस्ट्री के लिए एसिड्स एंड बेस, एवरीडे लाइफ, आजकल जो भी हम मतलब एप्लीकेशन, डेली लाइफ यूज़ एप्लीकेशन देखते हैं, यूपीएससी की भी आदत है कि वैसे वाले क्वेश्चन वो पूछ देता है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट पे एक बार बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था कि डॉपलर इफेक्ट का हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका 2020 के CAPF में या 2021 के CAPF में पूछा। फिर वही डॉपलर इफेक्ट थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो CAPF के 2025 में पूछा गया इस बार। ठीक है, और ये 2025 इस बढ़िया से कहाँ लिखा हुआ है, हायर क्लास के NCERT में लिखा हुआ, लेकिन ऐसा ही है ना, वो फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, मेटल्स एंड एलॉयज़ है ना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, लेकिन वो जर्मन सिल्वर है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सिल्वरी शाइनिंग सरफेस होता है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से मेटल्स या नॉन मेटल का यूज़ करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। मैटर्स, एटम्स, इन्वायरमेंट, फ्यूल, फार्मूला लिस्ट, है ना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये जो एसिड बेस वाला चैप्टर है ना, वो आपका केमिस्ट्री का समझो कि 80% वही करता है, 70-80% आप बोल सकते हो कि वही कैरी करता है वेट। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसे ही फिज़िक्स का भी है, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपको ध्यान में रखना है। साउंड्स एंड वेव्स, फ्लूइड्स एंड मैटर, हर हीट एंड न्यूक्लियर, साइंस, मिसलेनियस एंड स्टैटिक पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद देखो ओनली एमर्स का ये जो हो गया, करंट अफेयर की बात कर लेते थोड़ा। ठीक है, आजकल इन्वायरमेंट ये सब देख लेना। करंट अफेयर के लिए देखो हम ऐसे भी वी आर नोन फॉर करंट अफेयर। करंट अफेयर का हम
एनालिसिस चाहे हम 2024 से हर एक कोई भी एग्ज़ाम आता है, रेलिवेंट एग्ज़ाम आप देख सकते हो कि हम इस में हमेशा जियो साइंटिस्ट अगर वो 2025 में तो हमने उसका करवाया, 2025 के CDS का कराया, CSC 2024 ये सब चलता है। फिर 2025 में हमने CSC का भी करा रखा है, आप देख सकते हो। CAPF का भी इवेंट करा रखा है, वो देखो अभी मैं अगले ही स्लाइड में दिखाऊंगा आपको कि हर एक एग्ज़ाम जो भी होता है उसके लिए देखो ये रहा CAPF 2025 वाले, ये अच्छा ये CDS 2025 का है, पहले 1 ईयर 2025 का, ठीक है, जो हमारे को करंट अफेयर बैच से मैच भी करा था, ठीक है। ये CDS 1 2025 वाले, ये रहा CAPF 2025 वाला, ठीक है, ये है CAPF 2025 वाला। यहाँ पे देख सकते हो आपके कितने कितने क्वेश्चन ये आए थे, तो इसके इनका डीप एनालिसिस करके ये आपको पब्लिक चैनल में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो, अब ये तो हो गया कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे करना है। अब देखो फाइनली आते हैं एवरग्रीन टेस्ट सीरीज में, ठीक है। एवरग्रीन टेस्ट सीरीज में क्या कर रहे हैं हम, देखो सबसे पहले आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे 120 क्वेश्चंस का ईच, ठीक है। PDF फॉर्मेट में मिलेगा आपको। और वो ना ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपका काम ये रहेगा कि वो PDF को डाउनलोड करो, अगर आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि एग्ज़ाम हॉल वाला टाइप का फील हो आपको। प्रिंट आउट करा के आंसर शीट या UPSC की जो OMR शीट वाली आती है उसका भी आप प्रिंट आउट करा के उसको आप डेली होता है ना टाइमर के साथ जो क्वेश्चंस लगाओ और अटैम्प्ट करो, ठीक है। तो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा 120 क्वेश्चन का। अब जैसे साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो जो भी थीम या जो भी हमने अभी तक क्रक्स जो बात करा ना कि क्या क्या क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहे हैं वहाँ कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें, अब एक एक चीज़ों को तो मैंने डिटेल में बताया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे से अधिक की बन गई है। लेकिन आई रिपीट कि वैसे ही क्वेश्चन वहीं से बनाए जाएंगे, वहीं से क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। और 150 क्वेश्चन, और एक हाँ ये हमारी स्पेशलिटी है, ये हम तो थोड़ा हम्बल हो गए हैं कि हम 150 100 ऐसे कर जा रहे। क्वेश्चंस की आपको कभी कमी नहीं होगी। हमारा ये रिकॉर्ड रहा, आप किसी से भी रिव्यू फीडबैक ले सकते हो जिन्होंने भी हमारा बैच ज्वाइन करा है, कि हम बोलते हैं कि 150 देंगे लेकिन आपको इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। कम नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि 150 प्लस ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हिस्ट्री से फिर 100 प्लस, ये भी 100 क्यों, ये भी 150 या 120 ऐसे करके जाएगा। हमने एक नॉर्मल ऐसा रखा है कि हम ऐसा भी नहीं है ना कि हम एकदम पूरा बर्डन करा दे 200 200 500 क्वेश्चन का बस PYQ क्योंकि PYQs तो बहुत सारे हैं हमारे पास, तो PYQs को बस हम डाल के और क्वेश्चन आपका क्रिएट करवा दें। नहीं, हमारा क्या है कि PYQs के बेस पे कोर थीम को आइडेंटिफाई करके, है ना, हमने क्या बोला कि पहले आइडेंटिफाई करके UPSC के थिंकिंग पैटर्न को समझना है हमें, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम करना, ठीक है। तो हम वैसा नहीं है कि आपके लिए मतलब स्पून फीडिंग में हम भरोसा रखते हैं कि बस आपको स्पून फीडिंग करा देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको भी मेहनत करनी है, हर एक चैप्टर वेप्टर के लिए पढ़ाई वढ़ाई करो, रिवाइज करो, ठीक है। सिमिलरली देखो ज्योग्राफी के लिए हो गया, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कंप्यूटर का देखो 100 ऐसे लिख दिया हमने। 100 तो आई गेस बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर टॉपिक की डिमांड रही और अगर हमें ऐसा फील हुआ तो हम 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये सारे सेक्शनल टेस्ट हैं, है ना, जो आपका हर दिन आपको अभी टाइम टेबल में एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि जहाँ पे किस किस के दिन कितना कितना दिन आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा देखो, अब हो गया, अब इनको काउंट अगर आप करोगे ना तो 150 300 400 500 600 750 और इधर 480, तो 500 7 12 मतलब लगभग 1300 क्वेश्चन या 1300 प्लस क्वेश्चन आपको इस 2 महीने के अंतराल में करने को मिलेगा। और अब मैं बोलना चाहता हूँ इन 1300 क्वेश्चन को अगर आप सही में हर एक क्वेश्चन को लगा के जा रहे हो, है ना, हमारे टेस्ट सीरीज वाले बैच से, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन और रिपीटेड थीम हो सकता है कि मैच वहाँ पे मिल जाए देखने को, लेकिन एक है ना कि आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे रहेगा, ठीक है, हमारे क्वेश्चन लगाने पे, इस बात की आपकी गारंटी है, ठीक है। और वही होता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में एक अलग टाइम चलता हो रहता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो अभी 1 घंटा 8 मिनट हो गया है, लेकिन यही एग्जामिनेशन हॉल में ना 1 घंटा 8 मिनट लगेगा कि बस अरे भाई 40 मिनट ही 45 मिनट ही गुजरा, ठीक है। वहाँ कुछ और ये विधि का विधान और क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स चलने लगता है। ऐसे लिटरली मत लेना, ऐसा चलता कुछ नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि हम क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को, अनएक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन को देख के। तो ये टेस्ट सीरीज का यही पर्पज़ है ना कि आप ऐसे क्वेश्चन से पहले ही रूबरू रहो, अवगत रहो, ताकि आप वहाँ पे जाके ना मतलब आपको ऐसा शॉक ना लगे, ठीक है। तो और देखो अब ये टाइम टेबल वाला हाँ मैंने लगा मैं कर लूँगा। और हाँ, जिसको भी ज्वाइन करना है तो देखो हमने इस काफ़ी आप बहुत सी सारी चीज़ों को सब कुछ डिस्कस करके, है ना, वर्क एंड हर एक चीज़ को कंसिडर करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि टेस्ट सीरीज का प्राइस 4099 है। लेकिन अभी टेस्ट सीरीज जब हम ये वीडियो आप देख रहे हो लॉन्च कर रहे हो तो हम इस
को मतलब क्या कहते हैं रिपब्लिक डे के सेल के लिए अभी 999 रख रहा है, ठीक है। और बहुत लोगों का ऐसा, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता कि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मार्केट में हमें दूसरे भी टेस्ट सीरीज वगैरह ऐसा मिलेंगे, तो लेकिन मैं ये बिल्कुल बोलना चाहता हूँ ना कि हमने बोला ना कि सिलेबस तो हमें पता ही है। सिलेबस मैंने क्या बोला कि सिलेबस तो हमें पहले भी पता है, यूपीएससी का हम साइट ढूंढेंगे या कहीं से भी ओपन करेंगे हमें सिलेबस पता चल जाएगा। लेकिन हम टेस्ट सीरीज को ना सिलेबस फोकस नहीं बना रहे हैं, मैंने बताया कि सिलेबस फोकस नहीं, हम एनालाइज कर रहे हैं यूपीएससी के 8 से 9 10 साल वाले क्वेश्चन और उन थीम पे ही बना रहे हैं, है ना। एक तरह से हो सकता है कि हम इसमें मतलब क्या कहते हैं हमारी एक्यूरेसी कम हो जाए, हमारा टारगेट 50 से 60% लेस हो जाए, लेकिन वी बिलीव कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू करेक्टली एनालाइज। होता है ना कि जिसने यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ लिया तो समझो उसने सीडीएस के एग्ज़ाम को पकड़ लिया, ठीक है। तो इसलिए अब इस चीज़ को करने के लिए सही में आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इस ये पीपीटीज़ वगैरह को बनाने के लिए मुझे कम से कम ऐसे देखने में लग रहा है कि 1 घंटे का क्या कहते हैं लेक्चर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस पीपीटी को बनाने के लिए सिर्फ मुझे ही नहीं, मतलब और भी मेरे 1-2 टीम को कि हाँ ये क्वेश्चन आप एनालाइज कर लो, तो ये 2 या 3 बंदों का काम है नहीं। हमें ये सब क्वेश्चंस को रिपीट करवाना या फिर क्लियर करवाना या वैसे करवाने के लिए हम कोई भी इस बार कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए यू आर ऑल वेरी वेलकम टू, आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, है ना। डिटेल्स आपको ओनली एमर्स सर्च करना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और भी अगर आपको कुछ डाउट वाउट होगा ग्रुप के रिगार्डिंग तो एडमिशन जब स्टार्ट होगा तो आप मुझसे हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ देखो अभी 999 है, तो कोशिश करना कि मतलब इसी वीक के अंदर में ये क्या कहते हैं आज ही के दिन में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप, ठीक है। ये देखो ये रहा 1 एंड 2 फरवरी, ये देखो हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं पहले, ये ओनली एम एस का टाइम टेबल है, ठीक है। 1 एंड 2 फरवरी को है ना यूनिट 2 हम कंप्लीट करा देंगे। 3 तारीख को आपको ये सब सेक्शनल टेस्ट है आपका, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट इस टाइम मिलेगा 4 से 5, आपको प्रॉपर टाइम भी मिल दिया जा रहा है कि 2-3 दिन का टाइम मिल रहा है। उन सारे चैप्टर को आप रिवाइज करो, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करो, ठीक है। 15 फरवरी तक मतलब हम ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर जो अगले का कुछ दिन जो बचा रहेगा ये रहा, फिर हम 16 फरवरी से साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बायो वगैरह ऐसे ऐसे कर करके, और फाइनली आपका देखो ज़्यादा दिन अगर हम साइंस और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको ना 1 2 3 4 5 दिन का हम बैकलॉग को रिवीजन करने के लिए भी हम क्या आप अपने अगर मतलब होता है ना वही अप्स डाउन्स की, किसी का कुछ है पेपर है तो ये है वो है तो नहीं, अगर वो कर पा रहा है तो वो अपना टाइम ले और अच्छे से क्या कहते हैं बैकलॉग को क्लियर करे, ठीक है। फिर सिमिलरली वही देखो जब मार्च तक हम पहुंचेंगे तो हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट आपका 15 मार्च से आपका मॉक स्टार्ट हो जाएगा, फुल लेंथ मॉक। पहला मॉक आपका मिल जाएगा 15 मार्च को, ठीक है। फिर 1 वीक के बाद देखो अगले वीक में अब 7 दिन बाद 22 तारीख को दूसरा मॉक। फिर बीच में है कुछ कुछ जो पॉलिटी हमारी चलती रहेगी। पॉलिटी को थोड़ा सा लास्ट हमने इस किया है कि थोड़ा सा वेटेज हल्का सा कम आ रहा है तो कॉम्पिटिटिवली पॉलिटी को हमने लास्ट में डाला है। लेकिन ये ऐसा नहीं मीन करता, क्योंकि हमें ऐसा डिज़ाइन करना है कि आपका थोड़ा थोड़ा सेक्शनल टेस्ट भी चले और कहीं ना कहीं से वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप दो और अपीयर कर सको, ठीक है। तो मॉक 2 मॉक 3 और फिर उसके बाद फाइनली एग्ज़ाम से 1 वीक पहले ही हम 5 अप्रैल को मॉक 4 ये आपका कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो गाइज़ देखो यही था इस वीडियो में। देखो हम टेस्ट सीरीज पे तो अगर देखा जाए तो लास्ट के 10 मिनट या 15 मिनट हमने बात करा होगा कि क्या कैसे क्या है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो पूरी की पूरी 1 घंटे की वीडियो में ना हमने फॉर अ ग्रेटर बिंग या फॉर ग्रेटर मास पूरे अच्छे से समझाया है ना कि आपका 2 महीने में जो मतलब स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल देखो, अब टाइम टेबल अपना आप होता ना अपना आप ओन शेड्यूल भी बना सकते हो, ठीक है। 2 महीने को आप यार करो अलॉट अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि आपका फ्री टाइम कब होता है। लेकिन मेक श्योर कि हर दिन कम से कम यार 8 आवर मिनिमम तो आप ज़रूर पढ़ो अभी, ठीक है। 2 महीने रगड़ के पढ़ो, मेहनत करो, स्मार्टली पढ़ाई करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब वो ख़त्म हो गया कि कल से स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, 26 जनवरी है तो कल से करूँगा, 27 जनवरी तो ये करूँगा, वो कब करूँगा, वो सब चीज़ को छोड़ दो। तुरंत उठो। ठंड भी अब धीरे धीरे कम होने लगी है, पता नहीं मतलब हर जगह अलग होगा, आप कहाँ से वहाँ से डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब ऐसा होता ना कि हमारी फितरत क्या है, देखो ह्यूमन नेचर है ना कि हमारा क्या है कि अगर अभी विंटर है ना तो हम चाहेंगे ना कि समर आ जाए, ठीक है। विंटर रहता है तो हम सोचते समर आ जाए, जब समर चलेगा तो हम सोचेंगे ना कि विंटर आ जाए, है ना। या फिर रेनी सीजन आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद रेनी भी आता है ना। रेनी सीजन आता है तो फिर सोचता है अरे यार समर ही ठीक था, है ना। तो ये ह्यूमन
माइंडसेट या ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है ना, ह्यूमन बिहेवियर, कि हम जिस टाइम में भी जिस चीज़ के साथ या जिस चीज़ के साथ जी रहे होते हैं ना, हम यूज टू हो जाते हैं उसी चीज़ को। लेकिन आपको पता है जिस चीज़ से आप यूज टू हो जाओगे ना, कहीं से कहीं मतलब होता है ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप जहाँ पे भी हो वहाँ से निकलो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, फालतू के डिस्ट्रैक्शन, फलाना ढिमकाना, इंस्टा फिंस्टा रील्स स्क्रॉलिंग वगैरह ये सब अभी बंद कर दो, कम कर दो, बाद में देख लेना, कर लेना, ठीक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब होता रहेगा, जाता रहेगा, है ना गाइस। कैसे भी करके बस ये कि आप अपना मतलब यही समझो कि आपको कैसे भी करके CDS 1 2026 का जब मेरिट लिस्ट आएगा तो उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। यही टारगेट करना है आपको, ठीक है गाइस। अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ वीडियोस। बाकी आप डिटेल्स प्लीज़ ओनली एमएस वाले चैनल में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।